कैसा इसका सेटअप होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का, ये हम आज की क्लास में करेंगे आपका। और उसके बाद में ऑप्टिकल पाथ जो हमारी रेज ट्रेवल करती हैं, इस जो भी प्रोसेस होता है आपका इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्शन के बाद ऑप्टिकल पाथ जो हमारी वेरियस रेज ट्रेवल करती हैं वो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद में हमें कंडीशंस लिखनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि फेज चेंज तो नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन में, जहाँ जहाँ फेज चेंज हो रहा होगा वो देखेंगे हम उसके बाद। तो आज की क्लास में हम बस यही करने वाले हैं, आपका कंडीशंस हम लिखेंगे और जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो चीज़ें हम आज की क्लास में आपकी रीड करने वाले हैं। अब वॉइस आ रही है आपको आशा? वो बीच में ब्रेक हो गया था, कनेक्शन लूज हो गया था, उसकी वजह से दोबारा मैंने शेयर किया है। इज इट विजिबल एंड ऑडिबल नाउ? ओके, तो फिर हम करते हैं हमारा शुरू टॉपिक। सबसे पहले एक हमारी डेफिनेशन है, व्हाट इज इंटरफेरोमीट्री। तो हमने सबसे पहले उससे शुरू करना है आपका कि व्हाट इज इंटरफेरोमीट्री। इंटरफेरोमीट्री इस नाम से आपको लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इंटरफेरेंस है ये। तो जो भी हमारा फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस का, इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे हम शुरू करेंगे कि भाई जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस का, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट प्लेननेस ऑफ सरफेस। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हम बेसिकली प्लेननेस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना को। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज है इंटरफेरेंस का। बाकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, वो सभी आपके यूजेस हैं। थिकनेस निकाल सकते हैं किसी शीट की, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा कौन सा यूज है इसका? प्लेननेस चेक करने के लिए हम इस फिनोमिना को यूज करते हैं। प्लेननेस हम किस वजह से चाहते हैं कि हमारी सरफेसेस प्लेन हो? इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ लेंस और प्रिज्म सरफेसेस। जो हमारे लेंस होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो लेंस हम यूज़ करते हैं या प्रिज्म्स हम यूज़ करते हैं, उनके सरफेसेस हमारे कैसे होने चाहिए? परफेक्टली प्लेन होने चाहिए। तो उनके सरफेसेस की प्लेननेस हम इंटरफेरेंस फिनोमिना की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जो किस पर बेस्ड हो? प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरोमीटर्स कहते हैं। जैसे एक इंटरफेरोमीटर हमने अभी पढ़ना है अपनी क्लास में, वो भी क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है और कैसे वो वर्क करता है वो हमने करना है। तो इंटरफेरोमीटर्स होते हैं जो इंटरफेरेंस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, माइकलसन डिजाइंड वन सच इंटरफेरोमीटर that can be used to determine wavelength of light, thickness of strips and standardization of meter। तो इसमें से वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम देखेंगे कि किस तरह से लिख सकते हैं। थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स भी निकाल सकते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर की हेल्प से। और एक हमारा टॉपिक होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। एक मीटर स्केल को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है इसकी हेल्प से। ये हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ से हम वेवलेंथ और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर आगे देखेंगे। आपके जो आपके टॉपिक्स आएंगे उनमें हम कवर करेंगे ये। इसी के साथ ही जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिकली जैसे हमने कहा कि हम यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे एक दूसरी कैटेगरी में आते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर्स, उसको एक स्पेशल नाम आपका दिया हुआ है कि भाई जो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, उसको हम रिफ्रैक्टोमीटर्स कहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जैसे इंटरफेरोमीटर्स हमने कहा, इंटरफेरोमीटर्स जिस ब्रांच के अंडर आते हैं, ठीक, वो ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी? इंटरफेरोमीट्री कहलाएगी। ठीक, तो इसके बाद में हमने क्या चीज़ करनी है हमारी? व्हाट इज माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर।
जो हमारा मेन टॉपिक है। इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि भाई इसमें जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। ठीक, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड मिरर्स M1 एंड M2। दो आपके हाईली पॉलिश्ड मिरर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ये M2 है और ये M1 है। इनमें से एक मिरर हमारा फिक्स्ड होता है, मतलब उसकी पोजीशन हमने फिक्स की हुई होती है, और दूसरा जो मिरर होता है वो हमारा मूवेबल होता है। हम इन दोनों में से किसी को भी M1 को फिक्स रख सकते हैं या M2 को फिक्स रख सकते हैं। जनरली जिस डायरेक्शन से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन में जो मिरर होता है हम उसको मूवेबल रखते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि हम M2 की डायरेक्शन से देख रहे हैं आई की पोजीशन हमारी, तो M2 हमारा मूवेबल मिरर है और दूसरा फिक्स्ड मिरर है। ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हमने इनको सेट करना होता है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, दो ग्लास प्लेट्स होती हैं। इस डायग्राम में इनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, अगले डायग्राम में लिखे हैं। एक होती है आपकी A और दूसरी होती है C। तो दो ग्लास प्लेट होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये दूसरी ग्लास प्लेट नहीं होती, C जिसको हम कहते हैं कंपनसेटर प्लेट जिसको हम कहते हैं, ये अगर नहीं मौजूद होती तो क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। तो पहले ये चीज़ देखेंगे हम कि एक ही ग्लास प्लेट के साथ क्या चीज़ हो रही थी, ऑप्टिकल पाथ जो ट्रेवल्ड होता है इन दोनों रेज के बीच में, उसमें डिफरेंस आता है। ये हमने एक बार पहले भी किया था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में, माइकलसन्स मोरले एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे भी आपने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, ये बिल्कुल वही आपका सेम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो आपकी ग्लास प्लेट्स हैं A और C, ये 45 डिग्री के एंगल पे होती हैं। इंसिडेंट बीम हमारी जिस डायरेक्शन में आ रही होती है उससे 45 डिग्री के ऊपर हमने ग्लास प्लेट्स A और C को रखा हुआ है। A 45 डिग्री पे है, दूसरा उसके पैरेलल है, तो वो भी 45 डिग्री के एंगल पर ही है। ठीक, इसके साथ में जो हमारी फर्स्ट ग्लास प्लेट होती है जिसका नाम बीम स्प्लिटर भी हो सकता है, जो कि इंसिडेंट रेडिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उसका जो रियर एंड होता है, एक तो होता है फ्रंट एंड जहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है, जिस फेस के ऊपर वो फॉल कर रही है ना, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, और उसका पीछे वाला जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं रियर एंड। ठीक है, तो जो हमारी बीम स्प्लिटर है इसके रियर एंड को हमने क्या किया हुआ होता है, हाफ सिल्वर्ड। पूरी तरह से सिल्वर्ड सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस है, सेमी सिल्वर्ड है या फिर हाफ सिल्वर्ड कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको सी नाम से लिखा हुआ है, तो ये जो सी प्लेट है, इस सी प्लेट को हमने यहाँ से क्या किया हुआ होता है, आपका सेमी सिल्वर्ड किया हुआ होता है। ठीक है, किस तरीके से, क्यों किया है हमने इसको सेमी सिल्वर्ड, हमने इसको सेमी सिल्वर्ड इसलिए किया है कि ये जो हमारा सोर्स है यहाँ पे, इस सोर्स से जो भी लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रही होगी वो हमारी इक्वली डिवाइड हो जाए दो पार्ट्स में। ग्लास प्लेट के ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो हम क्या कहते हैं कि पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शियली ट्रांसमिट हो जाती है। हमने इंटेंशनली ऐसा बनाना है अपनी ग्लास प्लेट को कि वो पार्शियली रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट जो हो रही हैं आपकी वेव्स, वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इक्वल हाफ आपकी एक डायरेक्शन में चली जाए और हाफ दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। इस वजह से हमने इसको क्या किया हुआ है, सेमी सिल्वर्ड किया हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से सिल्वर्ड नहीं है। पूरी तरह से सिल्वर्ड हो अगर हम कर देंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट आपके रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। इस वजह से इसको हाफ सिल्वर्ड रखा है। इसके बाद में जो भी हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ पे जो ए दिखाया हुआ है हमने लाइट सोर्स, इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेंस यहाँ बीच में यूज करना पड़ेगा। तो उस लेंस, कन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे और उस कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करके पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट करती है इस ग्लास प्लेट सी के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या क्या यहाँ पे आपके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स भी यहीं पे देखने हैं आपने। मोनोक्रोमेटिक लाइट है हमारी, ए से आ रही है वो इस सोर्स से, और सी के ऊपर क्या करती है, इंसिडेंट करती है। जो हमारी पहली प्लेट होती है ग्लास प्लेट, जो कि कैसी है, सेमी सिल्वर्ड है, इसकी जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस की दूसरी प्लेट होती है। तो टी अगर हम इसकी थिकनेस लेंगे तो दोनों की थिकनेस हम बराबर लेते हैं और इनका मटेरियल भी सेम होता है।
इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम दूसरी प्लेट भी बनाते हैं, आपकी कंपनसेटरी प्लेट। ठीक है, जो भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी इस ग्लास प्लेट पे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आपकी रे 1 और रे 2। ठीक है, जो रे 1 है ये आपके एक मिरर की तरफ जा रही है, M1 मिरर की तरफ, और जो रे 2 है वो कहाँ जा रही है, दूसरे मिरर की तरफ, M2 मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो ग्लास प्लेट है इसने दो पार्ट्स में लाइट को डिवाइड कर दिया, 1 और 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक, 1 M1 की तरफ जा रही है और 2 M2 की तरफ जा रही है। ये आपके हाईली सिल्वर्ड मिरर्स हैं, तो जैसे ही ये लाइट यहाँ पे आएगी, ये यहाँ इसके ऊपर फॉल करेगी, फॉल करने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है मिरर के ऊपर, उसी डायरेक्शन में आपकी वापस आ जाएगी, यहाँ वापस आएगी और उसके बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाएगी, जहाँ भी आपका आई पीस होगा, माइक्रोस्कोप होगा, उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सिमिलरली जो सेकेंड रे है वो सेकेंड रे भी हमारी कहाँ जा रही है, M2 मिरर की तरफ जा रही है, और उसके ऊपर से क्या आ जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होके ग्लास प्लेट के अंदर आएगी और फिर कहाँ चली जाएगी, आई पीस की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे जो दो रेडिएशंस आपको मिलेंगी, एक रिफ्लेक्टेड जो M1 से आई और दूसरे रिफ्लेक्टेड जो M2 से आई, ये दोनों ही रेज हमारी आपस में सुपर इम्पोज करती हैं और इनकी वजह से ही हमें इंटरफेरेंस फिनोमिना दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसने ये इसलिए लिखा है कि भाई ये जो 1 रे है ये जाते हुए भी जब इसकी तरफ जा रही है तब भी ये इस ग्लास प्लेट को क्रॉस करके जाती है, और जब वापस आ रही होती है तब भी ये ग्लास प्लेट को क्रॉस करके आती है। ठीक, ये इस वजह से क्योंकि जो दूसरी रेडिएशन थी वो ग्लास प्लेट को 2 बार ट्रैवल करके जा रही थी, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई तब भी उसके अंदर से गई, और जब वापस आ रही थी तब भी उसके अंदर से आई। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में आना है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था, दैट्स वाई मैंने ये आपको बात बताई है। ठीक, अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन जो है ये इसकी समझ में आ गई आपको। जो भी पैटर्न फॉर्म होगा अल्टरनेट डार्क ब्राइट, इसमें हमें कई तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं, वो हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिंजेस में। ठीक, जो भी पैटर्न दिखेगा वो हम जो हमारा आई पीस है उसकी हेल्प से M2 मिरर की तरफ देखते हुए हमें वो पैटर्न आपका ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाई रे 1 एंड रे 2। ठीक, दो हमारी जो वेव्स हैं 1 और 2, ये दोनों ही आपकी, जैसे 1 आपकी एक मिरर की तरफ जा रही है और 2 दूसरे मिरर की तरफ जा रही है, ये दोनों जब यहाँ पे फाइनली जा रही होती हैं आपकी रिफ्लेक्ट होके, इनको हम कहते हैं कि एक M1 से रिफ्लेक्ट होके आई, दूसरी M2 से रिफ्लेक्ट होके आई, तो इन्होंने जो भी पाथ ट्रेवल किया है उस पाथ ट्रेवल्ड को हम चेक करना चाह रहे हैं एक बार कि क्या ऑप्टिकल पाथ इन दोनों रेज ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे इस डायग्राम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही ये बनाया है कि यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ क्या रखी है, आपकी पहली ग्लास प्लेट रखी है। ठीक, इसको इस तरह से इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मिरर यहाँ नीचे लगा हुआ है और स्क्रीन हमारी ऊपर है, या आई पीस जो भी है वो हमारा ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई इसको इस तरह से बनाया आपका है उतने एंगल पे ही, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है भाई, तो ये जो लेंथ है आपकी, जो हमारी पहली मिरर है, जो आपके मिरर M1 और M2 होते हैं ये इस ग्लास प्लेट से अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पे ही रखे हुए होते हैं। जैसे ये लेंथ है L1 मिरर M1 की, ये लेंथ है L2, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस के ऊपर ही प्लेस किए हुए होते हैं। इसलिए प्लेस किए हैं ताकि भाई हम जो भी मैथमेटिकली जो डिस्टेंसेस ऑब्जर्व करें वो हमारे बिल्कुल सेम हो, एयर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक, अब सी हमने किस वजह से लगाई है ये चीज़ हम अभी देखेंगे इसमें ऑप्टिकल पाथ्स जब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी रेज हैं, रेज फॉलिंग ऑन मिरर M1 एंड M2 आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम वेव ओरिजिनली इंसिडेंट एट O, ये जो O पॉइंट है इस O पॉइंट पे इंसिडेंट करती है, जो हमारी फर्स्ट जो हाफ सिल्वर्ड या फिर सेमी सिल्वर्ड जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर O पे इंसिडेंट कर रही है। आ कहाँ से रही है, सेम सोर्स से आ रही है, तो सेम पाथ ट्रेवल करके वो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, उसको हम ना वो किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करेगा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1, ये जो मिरर है हमारा ऊपर M1 से जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, जो अभी भी बात मैंने आपको बताई थी, एंड एंटरिंग द आई क्रॉसेस द प्लेट A twice while the path of the other wave falling on the mirror M2
इन एब्सेंस ऑफ प्लेट सी ट्रेवल्स टोटली इन एयर। जो हमारा ये पहला डायग्राम है, इससे आप देख सकते हैं कि जो इस M1 की तरफ आ रही है वो तो 2 बार इसको ट्रैवल करके आती है। ये आपका O पॉइंट है, इस O पॉइंट से यहाँ से आएगी आपकी रिफ्लेक्ट होके, तो ग्लास प्लेट को क्रॉस करके फिर आगे मूव करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फिर से ग्लास प्लेट के साथ के अंदर से मूव करके जाएगी और फिर बाहर जाएगी। ठीक है, तो इसने 2 बार ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है उसको ट्रैवल किया। जो दूसरी रे थी, ये O पॉइंट है हमारा, इस O से मिरर M2 की तरफ गई और वहां से वापस आई। तो पूरी की पूरी तरह किसमें उसने पाथ ट्रेवल किया, एयर में ट्रेवल किया, और वहां से वो यहाँ चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल पाथ है, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ M1 ने जो ट्रेवल किया, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है हम किस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। जब ये इसके अंदर से ट्रैवल करेगा तो उसको आप कैसे लिखोगे, म्यू इंटू टी लिखोगे, और फिर से क्या करोगे, फिर से म्यू इंटू टी लिखोगे, तो 2 टाइम्स म्यू इंटू टी जो भी इस थिकनेस में ट्रेवल किया है वो हमें लिखना होगा। और इसमें से घटाना क्या होगा, जो इसकी थिकनेस है, एयर में जो इसकी थिकनेस की जगह थी उसको हमें 2 टाइम्स क्या करना होता है, आपका सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक बार टी लिखोगे और फिर से माइनस टी लिखोगे, इसको सॉल्व करके आपका क्या बन जाता है, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक, मीडियम में जो ट्रैवल किया है उसको हम लिखेंगे, और जो एक्चुअल में एयर में वो जो स्पेस था उसको हम माइनस कर देंगे। तो 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये एक्स्ट्रा पाथ हमारा ऑप्टिकल पाथ रे, कौन सी रे, फर्स्ट रे ट्रैवल करती है। ठीक है, जिसमें टी क्या है, थिकनेस है इस प्लेट की, और म्यू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो भी सोर्स आप यहाँ पे यूज करोगे उस सोर्स को ये ग्लास प्लेट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करवाती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका म्यू। ठीक, अब ये जो बात हमने कही कि एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है हमारी वेव वन, वो चीज़ आपकी इमटेरियल है या फिर इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती अगर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स में तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ था ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। लेकिन अगर हम क्या यूज़ करें, वाइट लाइट यूज़ करें, उस समय इसकी वजह से सीरियस डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं, या जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो हम बिल्कुल अच्छे से या करेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। वो किस वजह से, दिस इज़ बिकॉज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ चेंज होता है, और अगर वाइट लाइट यूज़ की तो इट इज़ एसेंशियल टू कंपनसेट फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ 2 mu minus 1 into t, not only for one wavelength but for all wavelengths। एक वेवलेंथ के लिए नहीं, हमें साथ के साथ जो वेवलेंथ होती हैं उन सभी वेवलेंथ्स के लिए इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी आपका जो आप जब आप फाइनल पाथ डिफरेंस लिखते हो उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है अगर आप इसको कंपनसेट नहीं करते हो। तो इसको हम कंपनसेट किस तरह से कर सकते हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर ग्लास प्लेट सी ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम मटेरियल एज दैट ऑफ ए and parallel to it, it can be compensated। जो ऑप्टिकल पाथ वन ने ट्रैवल किया है इसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया, जो टोटली एयर में ट्रैवल कर रही थी, सेकंड जो है हमारी रे जो एयर में जा रही थी पूरी तरह से, उसके रास्ते में मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक और ग्लास प्लेट प्लेस कर दूं जो उसी मटेरियल की बनी हुई हो और उसी थिकनेस की हो। तो ये आपका जो मिरर M2 की तरफ जो वेव जा रही थी उसके रास्ते में हमने C को प्लेस कर दिया इसके पैरेलल। अब ये रे यहाँ से जाएगी तब भी इसके अंदर से गुजर के जाएगी म्यू इंटू टी, और जब वापस आएगी तब भी म्यू इंटू टी यहाँ से इसके अंदर से पास होकर आएगी, और इसकी खुद की जो थिकनेस है उसको हम 2 बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे एयर में जो थिकनेस है इसकी। ठीक है भाई, तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस पाथ ट्रेवल्ड बाय रे वन, हमने क्या किया है, सी प्लेट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, और कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं, कंपनसेटर है ये, इसी वजह से हम इसको कंपनसेटिंग प्लेट भी कहते हैं। ठीक,
तो ये हो गया आपका जो भी ऑप्टिकल पाथ्स आपकी रेज ट्रेवल करती हैं मिरर M1 और M2 की तरफ जाते हुए और वहां से वापस आके कहाँ पे स्क्रीन या फिर आई पीस की तरफ जब हो गई। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमने क्या चीज डिस्कस करनी है आपकी कि जो भी आपका फेज डिफरेंस होता है कि भाई किसी तरीके का फेज डिफरेंस तो हमने नहीं ऑब्जर्व किया है। तो आपके जो मिरर्स हैं M1 और M2, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ है आपका मिरर M1 और M2 के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ है। तो दोनों ही किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए होंगे जिनका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होगा। तो जो दोनों ही रिफ्लेक्शंस हैं वहाँ पे आपका पाई फेज चेंज ऑकर होगा या λ/2 पाथ आपका ऐड हो जाएगा जो 1 और 2 रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं M1 और M2 से। ठीक है, अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट हैं हमारे एडसर, उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि जो आपकी सिल्वर कोटिंग है, हमने प्लेट ए के ऊपर क्या करी हुई है, सिल्वर कोटिंग की हुई है, हाफ रिफ्लेक्ट M1 की तरफ और हाफ रिफ्लेक्ट M2 की तरफ जाए वेव्स, उसके लिए हमने क्या की, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट यूज की है। तो जब हमारी वेव कहाँ से, यहाँ से आती है आपकी प्लेट ए, सेमी सिल्वर्ड प्लेट ए से एक M1 की तरफ मूव कर रही है और एक M2 की तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं हमारे, वो रिफ्लेक्शंस, उन रिफ्लेक्शंस के दौरान भी आपका पाई फेज चेंज वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। इसको हमने डिटेल में नहीं देखना कि किस तरह से ऑब्जर्व किया, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो रिफ्लेक्शन इस सेमी सिल्वर्ड पर, एक जब आपका ऊपर की तरफ जो मिरर था उसमें तो आपकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है और दूसरी जो है वो ट्रांसमिट होके जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो सिल्वर्ड सरफेस पे फॉल करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो इन रिफ्लेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान तो हम फेज चेंज देखते ही नहीं है, होता ही नहीं है, रिफ्लेक्शन में होता है। तो एक बार मैं आपका जो पीछे वाला डायग्राम था उससे आपको समझा देती हूँ कि ये ओ पॉइंट पे स्ट्राइक किया, उसके बाद जो आपकी 1 है वो ऊपर की तरफ गई, ये तो हो गई हमारी रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है उस समय भी इसके अंदर पाई फेज ऐड हो जाता है, फिर ये मिरर पे जाएगी, वहां से जब वापस आएगी तब इसमें पाई और ऐड हो जाएगा, तो मतलब टोटल 2 पाई इसके अंदर ऐड हो गया। उसी तरह से ओ से 2 की तरफ जब गई वेव, वापस यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुई तो पाई यहाँ पे ऐड हो गया, और जब इस पे वापस आएगी ओ पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई की तरफ जाएगी, फिर से पाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई M1 से जो भी आई रिफ्लेक्टेड वेव उसमें ऐड हुआ और 2 पाई यहाँ से जो आई उसमें फेज चेंज हुआ। तो 2 पाई के ऑर्डर का अगर चेंज हुआ है इट मीन्स जो भी कंडीशंस होंगी हमारी कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, अगर सिर्फ पाई का चेंज आता, ओनली पाई का चेंज आता ना, तो हम λ/2 लिखते। अब 2 पाई हो रहा है दोनों में ही, तो आप λ/2 प्लस λ/2 λ1 के लिए लिखोगे और λ2 के लिए लिखोगे, वो 2 लैम्डा हो जाएगा। तो उस 2 लैम्डा को आप n लैम्डा में ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, n लैम्डा ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो दूसरी बात ये हमने बात की कि भाई इस तरह की सिचुएशन होती है, ये हमने ये मान लिया कि जो हमने कोटिंग की थी उस कोटिंग का जो मटेरियल था वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्लेट से ज़्यादा था। ठीक है, ये उस सिचुएशन की हमने बात की। इसके अलावा एग्जैक्ट अगर आप फेस चेंज निकालना चाहते हो जो आपने प्लेट यूज़ की है वहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस नेचर की सेमी रिफ्लेक्टिंग फिल्म उसके ऊपर बना रहे हो। ठीक, अगर आपने लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बनाई उस समय फिर आप रिफ्लेक्शंस देखोगे, अगर बैक्ड बाय डेंसर मीडियम है तो ही पाई ऐड करोगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ सिर्फ उस पर डिपेंड करती है जो जिस भी नेचर की हमने सेमी रिफ्लेक्टिंग फिल्म बनाई होगी ए के ऊपर। ठीक, अगर सेमी रिफ्लेक्टिंग फिल्म नहीं होगी उस समय, अगर एन सिल्वर्ड होगी, ये कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे, तो उस समय आपकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हमने देखा कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी फेज चेंज, एक्स्ट्रा फेज चेंज हमारा नहीं प्रोड्यूस हुआ है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस
between two rays is therefore due to different paths traveled in air before reaching the eye, जो कि नॉर्मल होता है आपका जो भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा. तो the two waves will interfere constructively or destructively according to the path difference as even and odd multiply of lambda by 2. तो मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का तो आपको मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा, और अगर आपका पाथ डिफरेंस ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का तो आपको मिनिमा वहां पे ऑब्जर्व होगा. ठीक है. तो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस वही होती हैं जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रीड की थी, जो नॉर्मल आपकी कंडीशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा की. अगर क्या ऐसी सिचुएशन हो अगर हमने ए को सिल्वर्ड ना किया हो, हाफ सिल्वर्ड किया है ना हमने, हम उसको अनसिल्वर्ड रखें, उस समय जो आपकी कंडीशंस होंगी वो कंडीशंस आप किस तरह से देखोगे, आपका मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी. वो किस वजह से, क्योंकि वो जो पाई फेज डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया है उस पाई में से, अब पाई और पाई तो M1 और M2 के लिए सेम रहेगा, लेकिन ग्लास प्लेट से जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी एक मिरर की तरफ, वो एक क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी और दूसरी ट्रांसमिट हो रही थी, तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसमें पाई ऐड हो जाएगा, तो उसमें पाई ऐड हो गया मतलब लैम्डा बाई 2 उसमें एडिशनल ऐड हो गया, तो वो लैम्डा बाई 2 अब आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करते ही कंडीशंस हमारी ऑल्टर हो जाएंगी. मैक्सिमा की कंडीशन 2n+1 लैम्डा बाई 2 बन जाएगी और मिनिमा की कंडीशन n इंटू लैम्डा हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमारा क्या था, फेज से रिलेटेड जो भी चेंजेस थे वो हमने ऑब्जर्व किए. इसके बाद में इसका थोड़ा सा एक कंक्लूजन है कि जो भी पाथ डिफरेंस है, जो हमने अभी भी बात की कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज कैन बी वेरीड. अभी हमने कहा कि भी पाथ डिफरेंस एयर में जो भी पाथ ट्रेवल किया है उस पर डिपेंड करता है. अगर हम एयर में इस लेंथ को, जैसे एक मैंने कहा था कि ये मूवेबल है और ये हमारा फिक्स है, तो जो मूवेबल मिरर है इसको मैं मूव करवा सकती हूँ, इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ होता है, उस स्क्रू की हेल्प से मैं इसको ऊपर या नीचे मूव करवा सकती हूँ. तो अगर हम इसे ऊपर या नीचे मूव करवाएंगे इसका मतलब क्या है, ए से लेके M2 तक का जो डिस्टेंस था उससे ज़्यादा कर दूँ या कम कर दूँ, तो ज़्यादा या कम करके हम क्या कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं. और अगर आप पाथ डिफरेंस को चेंज करोगे तो यहाँ जो आपका माइक्रोस्कोप होगा उसके फील्ड ऑफ व्यू में आपको अगर पहले ब्राइट दिखाई दे रही थी तो उसकी जगह डार्क फ्रिंज भी दिखाई दे सकती है, अगर डार्क दिखाई दे रही थी उसकी जगह ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे सकती है. ठीक है. तो फील्ड ऑफ व्यू में अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमें ऑब्जर्व हो सकती है. इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पैटर्न जैसा दिख रहा था, पैटर्न में तो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट मुझे दिखती ही दिखती है. ठीक है. अब मान लीजिए क्रॉस वायर पे आपको दिख रही थी ब्राइट फ्रिंज, ठीक, और आपने क्या किया, M1 को मूव करवा दिया ऊपर की तरफ, इतना मूव करवाया कि वो लैम्डा बाई 2 पाथ उसने ट्रेवल कर लिया, लैम्डा बाई 2 के बराबर आपने उसको मूव करवा दिया. इसका मतलब क्या है, लैम्डा बाई 2 का मतलब है कि मुझे अगली फ्रिंज वहां पे दिखाई देगी, तो अगर मुझे डार्क दिख रही थी तो मुझे ब्राइट दिखने लग जाएगी क्रॉस वायर के ऊपर. ठीक है. तो आप पाथ डिफरेंस चेंज कर सकते हो इन दोनों रेज के बीच में बाय मूविंग मूवेबल मिरर. तो M1 हमारा मूवेबल मिरर था तो उसको बदल के या फिर ऊपर नीचे करके हम पाथ डिफरेंस चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. और जो ये कैरिज के अंदर हमारा फिक्स होता है उसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ होता है और उस स्क्रू की हेल्प से हम इसे मूव करवा सकते हैं, और दूसरा इस पे स्केल लगा हुआ होता है, हमने कितना मूव करवाया उस स्केल की हेल्प से हम रीड कर सकते हैं. ठीक है भाई. अब उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी सेटिंग में, जैसे इसका अगला हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हम सेटिंग पढ़ेंगे, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं. तो सेटिंग में मेन क्या होता है, द प्लेन्स ऑफ मिरर्स M1 एंड M2 कैन बी मेड परफेक्टली परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ फाइन स्क्रूज अटैच्ड टू देम. ठीक है. रिक्वायरमेंट है ये हमारे एक्सपेरिमेंट की कि M1 और M2 क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. इनको हम बिल्कुल परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, जैसे इसके साथ स्क्रू लगा हुआ है ना, इस दूसरे के साथ भी स्क्रू लगा हुआ होता है, तो हम इन दोनों के ही स्क्रूज को मूव करवा के एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर सकते हैं.
ठीक है, जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं उसके बाद एक को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे को मूव करवाया जाता है। ठीक भाई, उसके बाद जब हम यहाँ से देखते हैं लुकिंग फ्रॉम ई इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर M1, M1 के जस्ट नीचे लगा हुआ है तो हम इसकी डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है इस मिरर में? हमें एक तो ये दिखाई देगा आपका मिरर M1, ठीक, और दूसरी यहाँ पे क्या दिखाई देती है आपकी, एक इमेज हमें दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2, जो कि किसकी वजह से बनी, इस ग्लास प्लेट ए की वजह से जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, सिल्वर्ड था ना ये हमारा सेमी सिल्वर्ड, तो सेमी सिल्वर्ड सरफेस की वजह से इसकी कोई एक इमेज बनती है और वो इमेज हमें कहाँ दिखाई देती है, M1 की डायरेक्शन में ही दिखाई देती है। तो हमें M1 दिखाई देता है जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, और दूसरा क्या दिखाई देता है आपका, M2 डैश मिरर हमें दिखाई देता है। अब ये देखिए, अब एक आपकी सॉलिड लाइन है, दूसरी डॉटेड लाइन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो फिल्म बन रही है वो पैरेलल फिल्म आपने बना दी है। और अगर आप इसको, इसकी पोजीशन को चेंज कर दोगे, ऐसे कर दो इसको एंगल के ऊपर, इसका मतलब क्या बन जाएगा, वेज शेप्ड फिल्म बन जाएगी। तो हम दोनों मिरर्स के जो ये डिस्टेंस होता है ना इनके बीच में, इसको वेरी कर सकते हैं, इसी वजह से हमें बहुत सी तरह की फ्रिंजेस दिखाई देती हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में। ठीक है भाई, अब जो आपकी सिचुएशन है, जब हम इधर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक जो हमारी रे है वो तो M1 से आ रही है, और जो दूसरी रे है जिसको हम कह रहे थे M2 से आ रही है, वो कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, M2 डैश से आती हुई अपीयर हो रही है। तो एक M1 से आएगी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट और दूसरी M2 डैश से आएगी, और उसके बीच में आपकी एयर की फिल्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी हमारा माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर है, ये हमारा दिस इज देयरफॉर इक्विवेलेंट टू एन एयर फिल्म बिटवीन मिरर M1 एंड M2 डैश। ठीक है भाई, अब ये एयर फिल्म, ये बात भी मैंने आपको समझा दी कि दिस एयर फिल्म मे बी पैरेलल, wedge shaped depending upon whether M1 and M2 dash are parallel or not parallel। तो अब इसको हम पैरेलल भी रख सकते हैं, नॉट पैरेलल भी रख सकते हैं, उस चीज पर डिपेंड करते हुए आपको पैरेलल फ्रिंजेस के केस में जो दिख रही थी वो दिख सकती हैं, या फिर वेज शेप्ड के केस में जैसी फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी वो भी दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, और सर्कुलर फ्रिंजेस भी दिखाई दे सकती है, तो किसी भी तरीके की फ्रिंजेस आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर टॉपिक। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। तो आप इसको एक बार फिर दोबारा से देख लीजिएगा, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्लास की वीडियो, तो उसको एक बार दोबारा से देख के और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बाकी सबको क्लियर हो गया भाई जो भी हमने किया आज की क्लास में?